वेलकम स्टूडेंट्स। आज तक हमने अभी जो 5-6 लेक्चर पढ़े कारा के बारे में, उसमें हमने कारा की कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा कि कारा का जीवन चक्र किस प्रकार से शुरू होता है और वापस एक स्पोरोफिटिक जनरेशन को क्रॉस करते हुए वो किस तरह से वापस गैमेटोफिटिक स्टेज में आता है। तो पूरी एक साइकिल के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ेंगे कि कारा कारा में उसी साइकिल को हम पॉइंट वाइज अगर देखें कि कारा में पीढ़ी एकांतरण किस तरह से होता है और कारा की टेक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है। कुछ इसको किसी डिवीजन में रखते हैं, कुछ इसको कैरोफाइटा में रखते हैं, कुछ इसको क्लोरोफाइटा में रखते हैं, कुछ ने इसका ऑर्डर अलग किया है, कुछ ने इसकी फैमिली अलग की है। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो आज भी थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो उसी को देखते हुए हम आज कारा की पीढ़ी एकांतरण और टेक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ कारा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कारा। द लाइफ साइकिल ऑफ कारा इज हेप्लॉन्टिक। कारा की जो लाइफ साइकिल है वो हेप्लॉन्टिक होती है, यानी कि मेन जो मुख्य जीवन है कारा का वो हेप्लॉइड होता है। डोमिनेटिंग फेज कौन सी होती है? गैमेटोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेटिंग होती है। इसका जो पादप है वो युग्मोद्भिद होता है। मुख्य रूप से युग्मोद्भिद अवस्था जो है इसके अंदर पाई जाती है, जिसमें कि क्रोमोसोम्स की संख्या हेप्लॉइड होती है। ये गैमेटोफिटिक फेज गैमीट्स बनाती है। गैमिट्स का मतलब वही कि इसके जो गैमेटोफाइट है, जो इसका युग्मोद्भिद है, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स न्यूक्यूल। ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स गैमिट्स बनाते हैं, यानी कि एंथ्रोजॉइड्स और एग बनाते हैं। ये दोनों गैमिट्स आपस में फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल गैमिट्स, और एक डिप्लॉयड ऊस्पोर का निर्माण करते हैं। एक द्विगुणित युग्मनज या ऊस्पोर का निर्माण करते हैं। The sporophyte stage is represented only by the diploid zygote और oospore। तो कारा के अंदर डिप्लॉइड स्टेज या 2n स्टेज, जहां पर कि क्रोमोसोम्स की संख्या डबल है, वो स्टेज केवल स्पोरोफिटिक स्टेज ऊस्पोर के द्वारा ही रिप्रेजेंट होती है, प्रदर्शित होती है। यानी कि स्पोरोफाइट फेज जो है वो केवल और केवल जायगोट के रूप में पाई जाती है, बाकी सारी अवस्थाएं इसके अंदर हेप्लॉइड होती है। तो इसलिए कारा के अंदर डोमिनेटिंग फेज जो है वो हेप्लॉइड फेज है, गैमेटोफिटिक फेज है, इसीलिए इसको हम हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। कारा का 2n ऊस्पोर जो है, जिसके अंदर की क्रोमोसोम्स की संख्या डबल है, ये ऊस्पोर मेयोसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है और 4 अगुणित कोशिकाएं बनाता है, जो कि आगे चल करके अगुणित पादप बनाते हैं। तो इस तरह से कारा की लाइफ साइकिल में केवल हेप्लॉइड फेज डोमिनेट करती है, इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल को हम हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इसकी लाइफ साइकिल, ये डायग्राम के द्वारा दिखाई गई है कि कारा के अंदर आप देखो, ये कारा का प्लांट है, इसके ऊपर ये सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए हैं, मेल और ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्यूल, न्यूक्यूल से डिवीजन होता है, न्यूक्यूल के अंदर ये न्यूक्यूल का विकास हो रहा है, विकास होते होते इसके अंदर ये बना एग। उसी तरह से इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन है ग्लोब्यूल, इसके अंदर ग्लोब्यूल में विकास होते होते एंथ्रीडियल फिलामेंट, ये फिलामेंट से बना एंथ्रोजॉइड। तो ये मेल और ये फीमेल, दोनों तरह के इसके अंदर गैमिट्स बन गए, मेल गैमिट एंथ्रोजॉइड, फीमेल गैमिट एग। अब इन दोनों गैमिट्स, यहां तक कि सारी अवस्थाएं कैसी हैं? ये सब हेप्लॉइड हैं। सब में जो विभाजन हो रहा है, किसी भी तरह का विभाजन, वो समसूत्री विभाजन है। अब फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, ये एंथ्रोजॉइड्स इस एक्सेल तक पहुंचते हैं और इसके साथ फ्यूज होकर के 2n जायगोट का निर्माण करते हैं। यानी कि ये फेज जो है वो केवल स्पोरोफिटिक फेज है। यहाँ पर कारा जो है वो डिप्लॉइड शो होता है, स्पोरोफिटिक फेज शो करता है, इसलिए ये डिप्लॉइड अवस्था, जायगोट जो है वो डिप्लॉइड अवस्था है, ओनली एंड ओनली डिप्लॉइड फेज। अब इस ऊस्पोर के अंदर अब मेयोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि 4 हेप्लॉइड कोशिकाएं बनती है, न्यूक्लियस बनते हैं। चारों हेप्लॉइड न्यूक्लियस में से एक रह जाता है, 3 नष्ट हो जाते हैं, और वो एक न्यूक्लियस जो है वो आगे चल करके पूरा कारा बना देता है। तो यहाँ पर आकर के फिर वापस क्रोमोसोम्स की संख्या 1/2 रह गई। यहाँ क्रोमोसोम्स 2n थे, यहाँ पर भी n थे, तो केवल यहाँ पर 2n हुए। तो इसलिए पूरी जो स्टेज है वो कैसी है? हेप्लॉइड है।
केवल यहाँ पर 2n है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल को या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें जो पाया जाता है पीढ़ी एक अंतरण वो हेप्लॉन्टिक होता है। ये इसका वैसे है कि कारा की लाइफ साइकिल, ये कारा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 तरह से होता है, माइलम स्टार्स, बल्बिल्स, एमॉर्फिस बिल्बिल्स और सेकेंडरी प्रोगेनिमा। ये वापस कारा बना देते हैं। यदि इसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल बने, ग्लोब्यूल से एंथ्रोजॉइड, न्यूक्यूल से एग, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ जिससे कि ऊस्पोर बना, जायगोट बना, ऊस्पोर जायगोट में मेयोसिस हुआ तो वापस हैप्लॉइड अवस्था आ गई, प्राइमरी प्रोटोनेमा बना, उससे फिर आगे पूरा कारा बन जाता है। तो इस तरह से कारा की लाइफ साइकिल दिखाई देती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या जिसको हम वैसे मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, हम इसको असेक्सुअल ना बोल करके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। अब आता है मेन टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ कारा, कि कारा की जो पोजीशन है वो कैसे है। अलग अलग फाइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से कारा की पोजीशन के बारे में बताया है। हमेशा कंट्रोवर्शियल है, काफी लंबे टाइम से ये कंट्रोवर्शियल रही है। सबसे पहले फ्रिश ने 1935 के अंदर, फ्रिश ने 1935 में कारा को क्लोरोफाइटा डिवीजन के अंदर फैमिली क्लोरोफाइसी के अंदर ही इसका ऑर्डर चेंज कर दिया और रख दिया कैरेल्स। इसके ऑर्डर कैरेल्स रखा, क्लास क्लोरोफाइसी ही थी और डिवीजन भी क्लोरोफाइटा ही था। तो उन्होंने इसको अलग से ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि इसके अंदर नेचर ऑफ सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की होती है, और क्लोरोफाइसी क्लास में रखने का भी यही कारण था। इन्होंने इसको क्लास अलग नहीं रखी, कैरोफाइसी नहीं रखी, क्लोरोफाइसी ही रखी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफाइटा के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज की सेल वॉल, ए और बी क्लोरोफिल, रिजर्व फूड स्टार्च, फ्लैजिला 2 और दोनों बराबर की लेंथ के, और लाइफ साइकिल का जो पैटर्न है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो मेन, वो भी क्लोरोफाइसी की तरह ही होती है। इसी कारण से इन्होंने इसको क्लोरोफाइसी के अंदर ही रखा, लेकिन इसका ऑर्डर उन्होंने अलग कर दिया कैरेल्स। बाद में 38 और 55 के अंदर स्मिथ ने कैरेल्स ऑर्डर तो रखा, लेकिन उन्होंने इसकी क्लास अलग कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ये क्लोरोफाइटा में होगा, डिवीजन क्लोरोफाइटा होगा, लेकिन इसकी क्लास क्लोरोफाइसी नहीं हो सकती, इसकी क्लास कैरोफाइसी होनी चाहिए। किस लिए कहा? उन्होंने कहा कि इसके मेंबर्स जो है वो स्टोनवर्ट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाता है। वो हमने पढ़ा भी है कि कैल्शियम थैलस के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़े हार्ड होते हैं, इसीलिए इनको हम स्टोनवर्ट्स कहते हैं। फिर इनके अंदर प्लांट बॉडी जो है वो इरेक्ट और ब्रांच्ड होती है, ऊर्ध्व और शाखित होती है। जबकि हमने बाकी क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स पढ़े हैं उनके अंदर हमने देखा है, जैसे कि नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक तो नहीं, हम कहें क्लेमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, क्लेडोफोरा है, इन सब के अंदर प्लांट बॉडी जो है वो ब्रांच्ड, मतलब क्लेडोफोरा में ब्रांच्ड होती है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, इन सब के अंदर प्लांट बॉडी ब्रांच्ड नहीं होती। थैलस जो है कारा के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स में पाया जाता है, डिवाइडेड होता है, जबकि और किसी भी क्लोरोफाइसी के मेंबर में थैलस नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड नहीं होता। कारा के अंदर हमने देखा कि शाखा पर्व संधियों के ऊपर लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं भी पाई जाती हैं और अनलिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं भी पाई जाती हैं, जबकि इस तरह की शाखाएं बाकी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में नहीं पाई जाती। इसलिए ये कुछ रीजन थे जिसके कारण उन्होंने इनको अलग क्लास में रखा और क्लास का नाम दिया क्लोरोफाइसी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कैल्सिफिकेशन भी जो है वो सिर्फ कारा में ही पाया जाता है। स्मिथ के ही आगे चल रहे हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो है इनके अंदर हमने पढ़ा कि एक स्टेराइल बंधे जैकेट के द्वारा ढके रहते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया जो हैं वो फिलामेंट्स के रूप में होते हैं, और चारों तरफ उसके एक कवरिंग पाई जाती है जो शील्ड सेल के रूप में होती है। इसी तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, उनके चारों तरफ जैकेट के रूप में ट्यूब सेल्स उपस्थित होती हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स इसको क्लोरोफाइसी से अलग करते हैं। उसके बाद प्रेस्कॉट 1965, इन्होंने भी कारा को एक अलग क्लास में रखा, कैरोफाइसी, और लेकिन उन्होंने इसका डिवीजन भी चेंज कर दिया और डिवीजन दिया कैरोफाइटा। इन्होंने इसको क्लोरोफाइटा से भी हटा दिया। प्रेस्कॉट ने कहा कि नहीं, ये क्लोरोफाइटा के अंदर नहीं रख करके इसको हम कैरोफाइटा में रखेंगे। फिर बोल्ड और वाइन 1978, इन्होंने डिवीजन अलग कैरोफाइटा दिया, सेम चीज, बट उन्होंने इसको कैरोफाइकोफाइटा, but instead of using the name Charophycophyta like other divisions, they named the division Charophyta. Actual में
बोल्ड और वाइन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का, उन्होंने हर डिवीजन में फाइको वर्ड यूज किया था, जैसे क्लोरोफाइकोफाइटा, फियोफाइकोफाइटा। उसी तरह से इन्होंने कैरोफाइकोफाइटा होना चाहिए था इसका नाम, लेकिन बोल्ड और वाइन ने इसके अंदर फाइको नहीं लगाया, केवल कैरोफाइटा दिया। कारा जो है वो काफी एडवांस है, कैरेक्टर्स के मामले में काफी एडवांस है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि कारा में किस तरह का विकास है, क्या एडवांसमेंट पाया जाता है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि कारा की जो प्लांट बॉडी है वो हाईली डेवलप्ड होती है, काफी विकसित होती है, और इसका जो वायवीय भाग है, एरियल पोर्शन जो है वो नोड्स और इंटरनोड्स में विभाजित होता है, और प्रोस्टेट पोर्शन जो श्यान भाग है वो रूट सिस्टम की तरह दिखाई देता है, हालांकि इसके अंदर रूट्स नहीं होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जो कि काफी बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियल और ग्लूब्यूल। इसी तरह तो एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं और काफी साइज में बड़े होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है, और उसके बाद भी इसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी पाए जाते हैं, यानी कि ऊस्पोर जब बन जाता है तो ऊस्पोर से आगे मेयोसिस होता है, मेयोसिस से फिर 4 न्यूक्लियस बनते हैं, 4 में से फिर 3 नष्ट हो जाते हैं, फिर ऊपर का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर के 2 कोशिकाएं बनाता है, राइजोइडल इनिशियल और प्रोटोनिमल इनिशियल। फिर प्रोटोनिमल इनिशियल जो है वो आगे प्लांट बनाता है। तो इस तरह से इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद भी काफी सारे चेंजेस आते हैं, जो कि बाकी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में नहीं आते। तो इन सब कैरेक्टर्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कारा में काफी एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो एल्गी में काफी एडवांस माना जाता है कारा को, और इसको ये माना जाता है कि ये ब्रायोफाइट्स के काफी नजदीक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ जैकेट पाई जाती है, उसी तरह से कारा में भी सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ जैकेट उपस्थित होती है। ग्रैम क्लास ने 1974 में कहा कि कैरोफाइटा जो डिवीजन है उसकी एक अपनी पोजीशन है, और उसको हम एल्गी और ब्रायोफाइटा के बीच में रख सकते हैं। मतलब इन्होंने कारा को एल्गी से ही अलग कर दिया कि इसके अंदर एल्गी के भी कैरेक्टर्स हैं और ब्रायोफाइट्स के भी कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए हम इसको दोनों के बीच में रखेंगे, ये कहा था ग्रैम क्लास ने। बाकी स्मिथ, फ्रिश, प्रेस्कॉट, बोल्ड, इन सब ने इसको एल्गी के अंदर ही माना है। क्यों माना है, एल्गी में क्यों रखें इसको, और क्यों हम इसको सिर्फ क्लोरोफाइसी क्लास में ही रखें? क्योंकि लेट मतलब अभी तक भी हम जो पढ़ते आए हैं वो पढ़ रहे हैं यही कि कारा जो है वो क्लोरोफाइसी के अंदर आता है। उसकी क्या रीजन है, वो ये है कि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, हम जानते हैं, सेलुलोज सेलुलोज की बनी होती है, रिजर्व फूड स्टार्च होता है, और सेल्स जो होती है बाइफ्लैजिलेट होती है, जो भी सेल्स फ्लैजिलेटेड होती हैं, और फ्लैजिला जो है वो दोनों वीप्लैश होते हैं और एक जैसे होते हैं, एक ही साइज के होते हैं। हालांकि न्यूक्लियल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन एक यूनिसेल्युलर सेल है जिसके अंदर एक एग सेल पाई जाती है, और लाइफ साइकिल जो है इसके अंदर हैप्लॉन्टिक होती है। तो ये सब कैरेक्टर्स इसको क्लोरोफाइसी में रखने के लिए बाध्य करते हैं, इसीलिए इसको हम आज भी क्लोरोफाइसी के अंदर ही पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड ऊस्पोर ऑर्नामेंटेशन, यानी कि इसका आकार देखने पे और इसकी कोशिकीय संरचना देखने पे, इसके ऊस्पोर के, जैसे मैंने बताया था कि ऊस्पोर के ऊपर ट्यूब सेल्स के अवशेष रह जाते हैं, वो ऑर्नामेंटेशन वगैरह जब हम देखते हैं, तो डॉक्टर पी चटर्जी, डॉक्टर सैमिट रॉय एंड डॉक्टर रूमा पॉल, इन्होंने कहा कि कारा जो है वो एक स्पेशल ग्रुप है, इसको हम ऑर्डर कैरियल्स के अंदर रखते हुए इट शुड बी प्लेस्ड अंडर द क्लास क्लोरोफाइसी, कि इसको हम क्लोरोफाइसी के अंदर रख देंगे, स्पेशलाइज्ड ग्रुप है, लेकिन ऑर्डर इसका अलग ही रखो, कारा। The difference between Kara and the members of green algae are strong enough to put Kara in a separate class under the division Chlorophyta. कारा में और बाकी जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं उनके अंदर बहुत अधिक डिफरेंस होने के कारण, बहुत अधिक असमानता होने के कारण कारा को एक अलग क्लास कैरोफाइसी में रखने के लिए भी रीजन बन जाता है। चर्च ने कहा कारा इज अ रेमनेंट ऑफ मैनी प्रोबेबल इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज दैट हैव फेल्ड टू अटेन लैंड हैबिट, यानी कि एल्गी में काफी कारा में जब एल्गी में बहुत अधिक विकास हुआ तो कारा का निर्माण हुआ, लेकिन कारा वहां तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया जहां पर कि वो लैंड पे जाकर के, यानी कि जमीन पे जाकर के ग्रो कर सके, जमीन पे जाके विकसित हो सके। तो उसके अंदर इतना इवोल्यूशन नहीं हो पाया कि वो ब्रायोफाइट्स में जाकर के कन्वर्ट हो सके, इसलिए हम उसको ब्रायोफाइटा में नहीं रख सकते और हमें उसको एल्गी में ही रखना पड़ेगा।
तो ये है टेक्सोनॉमिक पोजीशन कि कारा जो है डिवीजन, सबने इसको ज्यादातर क्लोरोफाइटा बताया, और क्लास इसकी कुछ ने क्लेरोफाइसी और कुछ ने क्लोरोफाइसी बताई। हाँ, कुछ ने इसको ये कहा कि इसका डिवीजन अलग हो सकता है, कैरोफाइको फाइटा, लेकिन कैरोफाइटा ही उसको बोला गया है। तो डिवीजन क्लोरोफाइटा या कैरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी या कैरोफाइसी, लेकिन ऑर्डर हमेशा इसका कैरेल्स ही रहेगा। तो आज हमारा कारा का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।